अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 3 का। अच्छा जी, अभी तक हमने सीएमए में बस इतनी सी बातें पढ़ी हैं, दो चार छोटी छोटी, कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ज़रा डिफरेंस देखा था। उसके बाद फिर हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस देखी। पहली क्लासिफिकेशन देखी प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट वाली। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की। फिर बिड प्राइस वगैरह भी निकाली, सेल प्राइस भी निकाल, बेसिक काम कर रहे हैं ज़रा ताकि ये चीज़ें पक्की हो जाएं। फिर कल हमने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी कॉस्ट की, और वो थी बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो आप ख़वातीन हज़रात से मैंने ये अर्ज़ किया था कि इसको आप पढ़ के आएंगे, तो पढ़ा? कोई क्वेश्चन है इसमें? पढ़ा नहीं है या क्वेश्चन नहीं है? सर पढ़ा। इसमें एक क्वेश्चन है कि जो पर स्टूडेंट बस कास्ट है ना, वो पर यूनिट तो है वो डिक्रीज हो रही है, और जो टोटल में है ना वो इंक्रीज हो रही है, तो वो सेमी वेरिएबल उसको कह सकते हैं। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में जाते हैं। मैं थ्योरी का पहले पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन में तो मैं जाता हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने आज आपको हाई लो भी वहीं से ही सिखाना है पहले, फिर आगे प्रैक्टिस करेंगे जी। ये थ्योरी में कोई मसला बता। स्टेप फिक्स कॉस्ट, ये बड़ी आसान सी एग्जांपल लिखी हुई है, ये पढ़ी थी इसमें। ये मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। वो कह रहा है कि एक गोदाम है, गोदाम, ठीक है जी। उस गोदाम के अंदर 5000 एसी हम बनाते हैं, हम एसी बनाते हैं, तो 5000 एसी उसमें स्टोर हो सकते हैं। अब कंपनी 25,000 पर मंथ इसका किराया पे कर रही है इस गोदाम का, ठीक है। अगर कंपनी को और यूनिट्स, इफ कंपनी वांट्स टू स्टोर एनी यूनिट्स बिलो 5000 और इक्वल टू 5000, रेंट कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज। जाहिर है 5000 एसी इस गोदाम में आ सकते हैं, तो 5000 तक अगर आपने एसी स्टोर करने हैं तो फिर काफ़ी है ये। फिर फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? 25,000। आप 1000 स्टोर करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5000 एसी तक आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें 25,000 ही किराया रहेगा। लेकिन अगर आप 5000 से ऊपर जाएंगे तो इस गोदाम में तो जगह नहीं है, तो ये लिख रहे हैं आगे, ठीक है। इफ कंपनी वांट्स टू स्टोर एनी, किधर गया, if more than 5,000 units are required to store, then fixed cost will definitely increase. It can be shown graphically. क्या मतलब? अगर आपको 5000 से ऊपर कोई जो है वो यूनिट्स स्टोर करने हैं, तो वो 5000 के ऊपर कैपेसिटी फुल कर गया वेयर हाउस, अब आपको एक नया वेयर हाउस लेना पड़ेगा। अब वो मिसाल के तौर पे नया वेयर हाउस 7 वाला, वो फिर 5000 की कैपेसिटी वाला हमें मिला है, तो वो तो पूरे 25,000 किराए पे मिलेगा। तो पर यूनिट तो हमें नहीं ना किराया वो पड़ रहा। मालिक ने तो ये कहा हुआ है, वेयर हाउस के मालिक ने कहा हुआ है कि आप भी ये वेयर हाउस पकड़े, आपने इसका 25,000 पर मंथ किराया देना है। अब आप उसमें 1 यूनिट स्टोर करें या 5000 यूनिट स्टोर करें, उसकी कैपेसिटी सेम रहती है। तो एक लेवल तक, मिसाल के तौर पे ये सिफर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ जी मैं कि ये ऐसे कर लेते हैं, 2500 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, फिर जनाब 7500 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, ऐसे मिसाल के तौर पे मैंने बना लिया। ये क्या है जी? ये जो यूनिट्स हमने स्टोर करने हैं, ठीक है। उसके बाद पर मंथ रेंट है, ये 25,000, ये 50,000 एंड सो ऑन। अब अगर आप ये किराए पे वेयर हाउस ले लेते हैं, कोई भी आप यूनिट स्टोर नहीं करते, तो 25,000 किराया तो फिर भी पड़ेगा आपको। और अगर आप 1000 यूनिट स्टोर करते हैं, 2500 यूनिट स्टोर करते हैं, 4000 स्टोर करते हैं, 5000 तक आप स्टोर करते हैं, तो कॉस्ट फिक्स की नेचर यही है। लेकिन यहाँ पे आके इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है। अब अगर आपको मजीद कुछ और स्टोरेज करनी है, तो आपको 7 वाला वेयर हाउस किराए पे लेना पड़ेगा। तो जैसे ही वो 7 वाला वेयर हाउस किराए पे लेंगे, एकदम से स्टेप कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है, वो स्टेप ले जाएगी, ठीक है। अब आगे आप 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 7500, 10,000 यूनिट्स तक आपकी फिर कॉस्ट जो है वो 25,000 की बजाय 50,000 के स्टेप पे मूव करेगी। और फिर अगेन ये एक लिमिट है जहां तक वो फिर फिक्स हो जाएगी। फिर इससे आगे जाना पड़ेगा, तो फिर एक स्टेप जो है वो फिक्स कॉस्ट में ले जाना, ठीक है। स्टेप तो वेरिएबल में भी हो सकता है कि आप जो है वो स्टेप डाउन भी हो सकता है, स्टेप अप भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल नॉर्मली इसी के बारे में कहा जाता है स्टेप फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की नेचर है एक
गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी में सेम रहना, ठीक है जी। बेटा ये टोटल कॉस्ट नहीं, ये फिक्स कॉस्ट है। हाँ तो बस ठीक है, यहाँ पे आकर यहाँ तक पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कुछ कम होती रहेगी, फिर ग्राफ बना लेना, बनाने को क्या है, हज तो कोई नहीं है, ठीक है। आपने जो इस तरह का ग्राफ रख लेना है, वो स्टेप लेती जा रही है, यूनिट्स के साथ पर यूनिट निकाल लें, वो ग्राफ आपको खुद ही बता देगा, ठीक है। इस तरह कम होती आएगी, फिर हो सकता है थोड़ा सा ऐसे जंप ले, फिर कम होती जाए, फिर जंप ले, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है आगे जाने की, इसलिए मैं वहाँ पर गया भी। इतनी सी बात पता होनी चाहिए आपको कि फिक्स कॉस्ट एक गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी में सेम रहती है, और जब उस एक्टिविटी, उस कैपेसिटी को, उस वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो आपको एडिशनल, ये हर जगह पे एग्जांपल, आप किसी भी जगह, आप एक फैक्ट्री, एक आपने प्लांट लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने मजीद यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपको एक और प्लांट लगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से फिक्स कॉस्ट जो है वो स्टेप लेंगे, और फिर एक अगले लेवल के, फिर उसकी अपनी कैपेसिटी है जो इंक्रीज हो जाएगी, वहां तक फिर वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। ये जो स्टॉक करते हैं ये कौन सी कॉस्ट में जाएगा, सेलिंग कॉस्ट में जाएगा? ये डिपेंड करता है स्टॉक किस चीज़ का है। आज के क्वेश्चन के अंदर, वैसे आज तो नहीं, शायद आ भी जाए सवाल, मैं देख रहा था, बहरहाल मैंने कहीं देखा था ये, इस सवाल के अंदर आपको पढ़ाना है। बहरहाल सादा बात, अगर ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो रॉ मटेरियल का वेयर हाउस फैक्ट्री के अंदर होता है, तो इसका खर्चा आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। और अगर आपकी चीज़ें बनकर, फिनिश गुड्स बनकर ट्रांसफ़र होगी फैक्ट्री से बाहर, तो वो जिस स्टोर के अंदर पड़ी होंगी या वेयर हाउस में पड़ी होंगी, वो यूँ समझ लें कि शोरूम के साथ होता है फैक्ट्री से बाहर, तो उस वेयर हाउस का किराया वगैरह जो है वो सेलिंग एक्सपेंस बन जाता है। यानी सादा बात, अगर रॉ मटेरियल का स्टोर है तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, चाहे किराए पे वेयर हाउस लिया हुआ है, चाहे वेयर हाउस अपना है तो उसकी डेप्रीसिएशन, वे उस वेयर हाउस के अंदर रखे हुए मुलाजमों की तनख्वाह, ठीक है जी, बहुत सारे खर्चे वेयर हाउस से रिलेटेड होते ही है ना। तो वेयर हाउस अगर रॉ मटेरियल का है तो उसके रिलेटेड सारे खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट है, और अगर वेयर हाउस फिनिश गुड्स का है, खामोशी के केस में अगर वेयर हाउस फिनिश गुड्स का है तो उसके सारे खर्चे जो है वो सेलिंग एक्सपेंस। समझने के लिए ऐसे कहते हैं हम कि ये फैक्ट्री से बाहर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेयर हाउस फिनिश गुड्स कभी फैक्ट्री की चार दीवारी में ही हो, बट आपने ऐसे ही याद रखना है और ऐसे ही करना है कि रॉ मटेरियल का वेयर हाउस होगा तो उसके रिलेटेड सारे खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिनिश गुड्स अगर उसका वेयर हाउस है तो उससे रिलेटेड सारे खर्चे जो हैं वो सेलिंग एक्सपेंस होंगे, ठीक है। और जी जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सेमी वेरिएबल इसलिए होती है बेटा कि कभी बिल दिया हो तो पता हो। अभी तो वालदैन देते हैं बिल, हैं जी, तो नहीं, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा आता है। आप घर बंद करके गांव चले जाएं, 1 महीने बाद वापस आए, बिल फिर भी आया होगा, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड लाइन रेंट, जिसने आना ही आना है, चाहे आप 1 यूनिट भी ना चलाएं, ठीक है। जैसे पुराने पीटीसीएल पुराने ज़माने के अंदर होते थे, अब तो आजकल रवाज ही ख़त्म हो गया है जी। लैंडलाइन फ़ोन होते थे ना पीटीसीएल के, तो लैंडलाइन फ़ोन के अंदर क्या सिस्टम होता था, एक लाइन रेंट होता था। मिसाल के तौर पे वो कहते थे जी, पीटीसीएल वालों का लैंडलाइन होता था ना, कहते 500 रुपये का बिल तो आपका पक्का आना ही आना है, उसके ऊपर आप जितनी कॉल्स करेंगे उतने पैसे आपके आएंगे। तो एक फिक्स्ड पोर्शन और फिर उसके ऊपर पर मिनट के हिसाब से वेरिएबल, तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होते थे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये टेलीफोन हो गया लैंडलाइन वाला, ये इस तरह से ही होते थे, दोनों कॉस्ट होती। और जी और चलूँ आगे फिर, चल ये पढ़ा था, समरी पढ़ी थी, ये समझ आई थी, चलो बहुत काम की चीज़ें हैं ये सारे सीएमए के अंदर, ख़ास तौर पे जितना ये डिसीजन मेकिंग का एरिया है उसके अंदर तो ख़ास तौर पे, और बाकी भी कुछ टॉपिक्स के अंदर ये आपको फिक्स वेरिएबल जो है ये बहरहाल आपके साथ ही चलना है। इसने, इस कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बिहेवियर ने आपके साथ, बिहेवियर वाली कॉस्ट क्लासिफिकेशन ने आपके साथ ही चलना है। अच्छा जी, थोड़ी सी बात अभी आगे उस पर बढ़ाते हैं, फिर सेपरेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। आपसे मैंने ये अर्ज़ किया था, ये हमने पढ़ा, तो ये आप सारा पढ़ भी आए कि बिहेवियर के हिसाब से 2 क्लासिफिकेशंस हैं कॉस्ट की, ठीक है। ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम के चेंज होने से टोटल में कांस्टेंट रहे लेकिन पर यूनिट में चेंज हो इनवर्स प्रोपोर्शन में, वो फिक्स कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम के चेंज होने से टोटल में चेंज हो और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो, ऐसे ही है, लेकिन पर यूनिट में कांस्टेंट रहे तो वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। और तीसरी कॉस्ट थी जो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, सेमी फिक्स्ड
अच्छा, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल और फिक्स पोर्शन दोनों होते हैं, ठीक है। अब सवाल के अंदर आपको इनको पहचानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप अपनी कॉस्ट में ये वेरिएबल और फिक्स अलग नहीं कर सकते तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते अपने बिजनेस के अंदर बैठ के, मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये पहचानना पड़ा करेगा सवाल देखकर कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है और कौन सी सेमी वेरिएबल है। अब इसका हल क्या है जो हम कल से सीख रहे थे, जो मैंने इस एग्जाम्पल में भी सिखाया था आपको। कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है, सबसे पहली चीज़ होती है उसको चेक करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है? वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम अगर एक से ज़्यादा लेवल पर गिवन है तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं उसको देख करके कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल। कैसे? जैसे यहाँ पे देखा था, या जैसे हमने ये एग्जाम्पल बना ली थी, ने कहा था कि ये 3 महीने में 3 प्रोडक्शन लेवल्स हैं, 3 एक्टिविटी लेवल्स हैं, ठीक है। एक्टिविटी लेवल्स डिफरेंट आ गए, उनके ऊपर कॉस्ट आ गई। अब ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है, ये वॉल्यूम्स को देखते हुए हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि ये टोटल में तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स्ड तो नहीं है, ठीक है। अब ये वेरिएबल भी हो सकती है और सेमी वेरिएबल भी। अगर ये पर यूनिट में सेम रही तो ये वेरिएबल है, और अगर ये पर यूनिट में भी चेंज हो गई तो, ठीक है। अब ये हमने कैसे चेक किया है, आइडेंटिफाई कैसे किया है, ये फिक्स्ड और वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? वॉल्यूम को देखकर। वॉल्यूम यूनिट्स, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, गुड्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो साथ में ये कॉस्ट भी बढ़ रही है टोटल में, तो जी ये फिक्स तो नहीं है, वेरिएबल हो सकती है, सेमी वेरिएबल। फिर हमने कहा चलो और चेक करते हैं, हमने इस कॉस्ट को डिवाइड किया वॉल्यूम से, जब मटेरियल कॉस्ट को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो पर यूनिट में ये सेम आया था। हमने कहा अच्छा तुम तो वेरिएबल हो, क्योंकि वेरिएबल इन टोटल इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल और पर यूनिट में कांस्टेंट है। अगली कॉस्ट पे आए, अगेन वो चेंज हो रही थी, हमने कहा यार ये फिक्स तो नहीं है, अब वेरिएबल भी हो सकती है, सेमी वेरिएबल भी, ठीक है। तो जब चेक किया पर यूनिट में तो ये पर यूनिट में कांस्टेंट है, तो हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट। एफओएच कॉस्ट में आए, सेम नहीं थी, हमने कहा लो जी वेरिएबल फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है, अभी वेरिएबल है या नहीं है वो तो पर यूनिट से चेक करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो पर यूनिट में भी चेंज हो रही थी, हमने कहा ओहो, ना ये तितर है ना ये बटेर है, ठीक है। तो ये तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड पोर्शन है जिसकी वजह से पर यूनिट डिक्रीज हो रही है, और वेरिएबल पोर्शन भी है जिस वजह से टोटल में इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये सेमी वेरिएबल है। एडमिन कॉस्ट में आए तो हमने कहा बस ठीक है, समझ आ गई, जो इन टोटल चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब पर यूनिट चेक करोगे तो पर यूनिट वो कम होती जा रही होगी विद इंक्रीज इन, वो चेक ही नहीं किया, जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि फिक्स या वेरिएबल पहचाननी, यहीं से पहचान होगी ना। अगर आप दूसरा बिहेवियर इसका चेक करना चाहें तो पर यूनिट करके देख लें। अब इसको पर यूनिट करेंगे तो हर बढ़ते हुए एक्टिविटी लेवल के साथ ये पर यूनिट में कम होगी, लेकिन जरूरत नहीं थी, फिक्स वेरिएबल पहचानना था ना, ठीक है। तो ये क्या है? फिक्स है। आगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आए तो ये अगेन फिक्स नहीं थी, चेक किया तो वेरिएबल भी नहीं थी, ये क्या है? मिक्सचर है, मिक्स टू रे। फिर आपको मैंने ये छोटा सा सवाल होमवर्क में दिया था, ये आईकेप का पास पेपर है लेकिन सीएमए का नहीं है, ठीक है। FAR1 का एक MCQ था, अच्छा सवाल था ये। तो इंट्रो FAR1 में जब ये कॉस्ट का चैप्टर, अभी भी आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है इंट्रो के अंदर, गालिबन ये FAR1 में होता था, ये है खैर आज से कोई 4 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो बहरहाल आईकेप का सवाल है ये। तो उन्होंने कहा क्लासीफाई करो अबव टाइप ऑफ कॉस्ट इन वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल। अब मैंने आपको कहा था कि ये एक्टिविटी लेवल्स हैं, जैसे ये मैंने बनाए थे ना, ये 10,000 जनवरी में, 16,000 फरवरी में, ऐसे, ठीक है ना। तो ये एक एक्टिविटी लेवल है, 125 यूनिट्स बनाए, 180 यूनिट्स बनाए, ठीक है। अब यहां पर वो हमने लिखा हुआ था मटेरियल, लेबर, FOH, इस तरह से इन्होंने T1 T2 कर दिया, छोड़े बस, ठीक है। कॉस्ट नंबर 1 अगर आप देखें तो दोनों लेवल्स पर सेम नहीं है, इसका मतलब फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। अब वेरिएबल है या नहीं ये चेक करने के लिए आपने 1000 डिवाइड बाय 125 किया, क्या आंसर आता है? 1000 डिवाइड बाय 25 करते हैं तो 8 रुपए, ₹8 पर यूनिट। और इधर आए तो
1440 डिवाइडेड बाय 180 कितना बनता है? ये भी 8 है। चलो जी, इसका मतलब ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। डन जी, ये वेरिएबल हो गई। अगली में आए, अब कैलकुलेटर पे करते हैं ज़बानी, ठीक है। फिक्स तो इन चारों में कोई नहीं थी ना, क्योंकि सेम नहीं आ रही दोनों लेवल। फिक्स तो कोई भी नहीं, चलो अच्छी बात है। अब वेरिएबल या सेमी वेरिएबल हो सकती हैं, तो ये दोनों भी देखो सेम नहीं थे, फिक्स नहीं है। तो 1750 बटा 125 14 आ गया पर यूनिट, ऐसे ही है। और 2520 डिवाइड बाई 180 ये भी 14, ये तो ये भी वेरिएबल है यार। नेक्स्ट, अगेन फिक्स नहीं है। 2475 डिवाइड बाई 125 19.8 और 2826 डिवाइड बाई 180 16 वट एवर, सेमी वेरिएबल। चेंज हो गया ना जी। नेक्स्ट, दिस डिवाइड सेम नहीं है तो फिक्स नहीं है, ठीक है। दिस डिवाइड बाई 125 25.8, ये भी 25.8। सुभान अल्लाह, यानी पॉइंट्स आना कोई ये नहीं था कि पॉइंट में आ रहा है तो ये सेमी वेरिएबल ही होगा। तो ये सेमी वेरिएबल एक ही निकली थी। ऐसे ही है, सॉल्यूशन भी ऐसे ही है, कोई गलती तो नहीं। बाद में देख लेना चाहिए, देख लें। T1, T2 एंड T4 आर वेरिएबल, ठीक है। T3 सेमी, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में तो करने की जरूरत ही कोई नहीं थी मेरे ख्याल में। तो ज़्यादा इस सवाल के अंदर तो एक्सप्लेनेशन ही थी। उन्होंने क्या कहा था, क्लासीफाई करो अबव टाइप्स ऑफ कॉस्ट को, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। तो हमने सिर्फ लिख दिया, बस ब्रैकेट के अंदर आप बता दें। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम, ज़रूरत नहीं इसको, बस क्लासीफाई करना था, कर दिया, ठीक है जी। ये बुनियाद बन रही है, सवाल ऐसे अभी पास पेपर शुरू तो होने दो, फिर आपको पता लग जाएगा कि सवाल किस तरह के होते हैं, हमने कैसे करना होता है। ये तो बुनियाद पड़ रही है ना, जो समझाया जा रहा है। आप ये थोड़ी है कि अब एमसीक्यू को आने, तो ये एमसीक्यू के अंदर आया हुआ सवाल है, तो उसके अंदर तो उन्होंने मतलब इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे ना, जैसे ये T1, T2, T3 आर वेरिएबल, T1, T2, T3, T4 आर वेरिएबल, T1, इस तरह के ऑप्शन होंगे एमसीक्यूज में उस वक्त, ठीक है ना जी। टर्नरी पैकेजेस, किया सवाल, ये भी सवाल ज़रा अगर कर लेना। अच्छा, इसको भी करने से पहले अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम वो डिस्कशन पूरी अपनी कर लें जो मैंने कल आपको फ़ोटो खिंचवा के भेजी थी, ठीक है। कितने बच्चों ने उसको घर पे रीड किया था? चले, फ़ायदा हुआ कुछ? बिल्कुल आसान है। लेकिन मैंने आपको कल जानबूझ के पिछले सेशन के लेक्चर 69 को ओपन करके वो दिखाई थी कि आपको ये बता सकूं कि ये ना समझा करो कि ये आज वाली क्लास है, बस यहीं पर ही है, यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये देखो कि ये कौन से लेक्चर के अंदर, तो मैं दोबारा वहाँ पर लिखवाऊँ, ठीक है, वो दोबारा लिखवाऊँ, उससे बेहतर मैं वहाँ वाला दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये सारी डिस्कशन, और सिर्फ उस टॉपिक में नहीं है, हाँ उसके अंदर बहुत शिद्दत से आ जाती है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। ये एक मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगता है। मुश्किल क्यों लगता है? इस वजह से कि बेसिक्स में पहले कहते हैं चलो पहला हफ्ता की पढ़ाई होनी है, ठीक है ना, हालांकि पढ़ाई सारी पहले हफ्ते ही हो जाती है। किसका आज पहला दिन है यार? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आ जाए हो यार, आज भी हैं कुछ लोग। ओवरहेड आ गए। अच्छा जी, अब मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है हमारी कौन सी कॉस्ट वेरिएबल, कौन सी फिक्स्ड। डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहला हल क्या है? वॉल्यूम की बेस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन करना। और वॉल्यूम की बेस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन हमने सीख ली कि अगर वॉल्यूम बढ़ने पर कॉस्ट बढ़ रही है, वॉल्यूम, बल्कि वहीं जाके देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात, सादा बात, ठीक है, कि वॉल्यूम की बेस पर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। और अगर सवाल के अंदर एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। अगर सवाल के अंदर एक से ज़्यादा वॉल्यूम ही नहीं गिवन है, कि एक कॉस्ट एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स पर गिवन ही नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? तो फिर मजबूरी के दर्जे में हम नाम से पहचानते हैं, और वो नाम अब आपको याद करने पड़ेंगे। मंडे को सुनूंगा भी सही, ठीक है, सही है। तो ये मैंने यहाँ पर ये उस टॉपिक के अंदर किया था इस तरह से, लेकिन चलो अभी यहाँ से देख लो क्या लिखा हुआ है जी। साथ साथ लिखना चाहें तो बेशक लिख सकते हैं, मैंने तो एक एक चीज़ समझानी है, ठीक है। लेकिन इसका मैंने तो फॉर्मेट ऐसे रखा हुआ है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, आपके सफ़े पे शायद इस तरह से पूरा ना आए,
तो आप आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहरहाल आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। सर आए हैं, ज़रा जगह दे दें इनको, ठीक है। क्लास स्टैंड अप करवाएं, बस 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 एडजस्ट हो जाएंगे सर जी। स्टूडेंट, अच्छा जी, पहले ये पढ़ा लूँ फिर सवाल करना, पता नहीं क्या सवाल किया आपने। अभी जो वॉल्यूम की बात की है उसमें वो ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो बस ये वही दोबारा कर रहा हूँ। अब सुनो, फिर बात पूरी करने पे फिर सवाल लेता हूँ, ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन क्या करने लगे हैं जी हम, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या हल है, वॉल्यूम, आसान तरीन तरीका ये है। तो इफ कॉस्ट इज गिवन, लेकिन उसके जरूरी क्या है, कंपैरिजन के लिए वॉल्यूम एक से ज्यादा होगा तो 2 या उससे ज्यादा, ठीक है, कम से कम 2, कम से कम 2। तो इफ कॉस्ट इज गिवन एट 2 और मोर वॉल्यूम्स देन यूज वॉल्यूम। अब ये हम सीख आए हैं क्या, फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें तो वॉल्यूम के बढ़ने पे सेम टोटल, और टोटल वॉल्यूम कम होने पर भी सेम, लेकिन पर यूनिट में इनवर्स, सही है। लेकिन अगर दो या 2 से ज्यादा वॉल्यूम्स पर कोई कॉस्ट गिवन ही नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, इफ कॉस्ट आर नॉट गिवन, या इफ सॉरी कॉस्ट एक ही होगी, इफ कॉस्ट इज नॉट गिवन एट 2 और मोर वॉल्यूम्स देन यूज नेम्स। आप कैसे, कौन से नाम, रेंट, मैंने वैसे थोड़ा थोड़ा ना आपको छेड़ा भी था इस पे, ठीक है ना, साथ साथ बताता भी रहा हूं, ठीक है। रेंट पर मंथ या पर एनम गिवन है, तो अभी बता रहा था आपको कि जी वेयर हाउस आपने किराए पे लिया हुआ है, रेंट है, ठीक है। तो वो रेंट तो चेंज नहीं होना, चाहे आप 1000 यूनिट्स रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 4 रखें, चाहे 5, एक हद तक जाते हुए, ठीक है ना। तो रेंट अगर पर मंथ गिवन होगा या पर एनम गिवन होगा तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट। अब ये कब होगा, आपको ये पहचानना कब पड़ रहा होगा, जब वो सिर्फ सवाल के अंदर एक ही बता देगा कॉस्ट कि जी रेंट पर मंथ इतना है, तो अब आपको वो पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए, पर मंथ कॉस्ट, रेंट पर मंथ, ये तो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके बाद ऐसे ही सैलरीज हैं, पर मंथ या पर एनम, ये भी मैंने आपको मिसाल कल गालिबन दी थी, ठीक है, कि अगर आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है मिसाल के तौर पे और उसको आप पर मंथ सैलरी देते हैं तो उसकी सैलरी फिक्स कॉस्ट, उसकी सैलरी क्या है, फिक्स कॉस्ट। और अगर आपने उस सुपरवाइजर के नीचे जो लोग रखे हुए हैं उनको आप पर आवर पे करते हैं या पर यूनिट पे करते हैं, भाई इतने यूनिट बनाओगे, एक कुर्सी बनाओगे तुम्हें 1000 रुपया देंगे, 2 कुर्सियां बनाओगे तो 2000, 3 बनाओगे तो 3000। अब उसी फैक्ट्री के अंदर उसी सुपरवाइजर के नीचे दूसरे बंदे को सैलरी पे की जा रही है पर आवर या पर यूनिट, तो उसकी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर सैलरीज जो हैं वो पर मंथ या पर एनम गिवन होंगी तो वो भी क्या है, फिक्स। क्योंकि इसका मतलब क्या है, पर मंथ या पर एनम कॉस्ट के होने का मतलब ही क्या है कि आपके एक्टिविटी लेवल के बदलने से इसने नहीं बदलना, ठीक है। आप इस महीने में मतलब आप 6 दिन घर भी गुजार के आएंगे, हॉस्टल वाले ने आपसे पूरे महीने का ही किराया लेना है, ठीक है, क्या है, रेंट पर मंथ फिक्स है उसके साथ, तो वो चेंज नहीं होना, आप चाहे 10 दिन रहें चाहे आप पूरे 30 दिन रहें, ओके, ठीक है। तो रेंट है, सैलरीज हैं, पर मंथ या पर एनम होंगी तो ये क्या है, फिक्स्ड। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस फिक्स्ड कॉस्ट है बाय डिफॉल्ट, अगर अनलेस के वो खुद कोई वेरिएबल खुद मुंह से बोल देगा कहीं पे जाकर किसी चीज को बना दे, हो तो एंड में हमने हर एक के नीचे एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, ओहो गलती हो गई, रिड्यूसिंग बैलेंस वाली तो फिक्स कॉस्ट नहीं है ना, चेंज होती है। हाँ स्ट्रेट लाइन वाली चेंज नहीं होती, रिड्यूसिंग बैलेंस वाली तो चेंज होती है ना। तो ये तो गलत हो गया मुझसे, सॉरी, है ना, ये तो नहीं आना इसको। बेटा अब ध्यान से सुने, फिक्स वेरिएबल का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो वॉल्यूम के चेंज होने की बेस पर चेंज होने वाली कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल, और जो वॉल्यूम चेंज होने से चेंज ना हो उसे कहते हैं फिक्स्ड। अब चलो स्ट्रेट लाइन वाली डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई कि ये तो चेंज नहीं होनी चाहे जितने यूनिट्स बनाए। क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डेप्रिसिएशन यूनिट्स ज्यादा कम बनने की वजह से होती है या मेथड की खसूसियत है कि हर साल चेंज हो रहा है, बात समझ आई है। तो अगेन डेप्रिसिएशन चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस हो, ये एक्टिविटी की वजह से, तो चलो स्ट्रेट लाइन तो चेंज नहीं ना होती, इसको तो साइड पे कर दो, ठीक है, लेकिन जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन है वो क्या वॉल्यूम के चेंज होने से हर साल कम हो रही है। आपने इस साल 1000 यूनिट्स बनाए, आपकी डेप्रिसिएशन पहला साल था
आपकी डेप्रिसिएशन सबसे ऊपर थी, अगले साल आपने हो सकता है 1500 यूनिट्स बना ली हो, लेकिन डेप्रिसिएशन तो कम हो रही है। उससे अगले साल आप सोचते हैं और यूनिट ज्यादा बना गए हो, लेकिन डेप्रिसिएशन तो हर साल क्या हो रही है, कम हो रही है। आप पूरी कैपेसिटी पे नहीं ना चला रहे थे अपना प्लांट, शुरू में डिमांड चीज की कम होती है, तो आपने शुरू में प्लांट लगाया, अभी आपने आधी कैपेसिटी पे भी नहीं चलाया, लेकिन पहले साल में तो डेप्रिसिएशन फुल थी, आप कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, उधर यूनिट्स बढ़ रहे हैं, उधर आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो मेथड की खसूसियत है कि वो हर साल डेप्रिसिएशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, उसका कोई एक्टिविटी की वजह से उसके ऊपर ये असर नहीं है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। और अगली बात भी सुन लो, सिर्फ एक मेथड ऐसा है, हाँ सिर्फ एक मेथड ऐसा है जो जिसकी डेप्रिसिएशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, और वो है आउटपुट मेथड। क्योंकि आउटपुट मेथड पढ़ा हुआ है ना इंट्रो में, इंट्रो कोई नहीं पढ़ के आया वो हाथ खड़ा करे, कोई इंट्रो नहीं पढ़ के आया। शरारतें ना क्या करें, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, कोई ऐसे करने लग जाता है, मेरे साथ छेड़खानियां करते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को जी। आउटपुट मेथड क्या है, मैं मिसाल के तौर पे थोड़ा सा आपको ऐसी जरा पक्की हो जाए ना बात, ठीक है। आपने एक एसिड खरीदा 1000 का, कर लो जी, ठीक है जी, और रेजुअल वैल्यू इसकी चलो फिलहाल छोड़ दो, होती है तो माइनस कर देते हैं, खैर। अच्छा, उसके बाद आपको उन्होंने बताया कि जी इसकी टोटल प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो है 100 यूनिट्स, ठीक है जी, और प्रोडक्शन डिटेल में आपको यहां पर दे रहा हूं, कि पता नहीं मेरे पेन को आज क्या हुआ। प्रोडक्शन डिटेल जो है वो क्या है, ईयर 1 में आपने 30 यूनिट्स बनाए, ईयर 2 में आपने 10 यूनिट्स बनाए, ईयर 3 में आपने 60 यूनिट्स बना दिए। अब देखो, ना तो हर साल बराबर फायदा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड कहें इसको लग सकता हो इस पर, ठीक है, ना हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लग सकता है, हर साल डिफरेंट फायदा आ रहा है, ठीक है। अब ये यूनिट्स जो हैं प्रोडक्शन की डिटेल्स हैं, ठीक है, ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं हर रिस्पेक्टिव ईयर में, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, इंट्रो में आपने पढ़ा होगा, या बच्चे FR1 भी पढ़ के माशाल्लाह आए हुए हैं, आउटपुट मेथड पढ़ा होता है उन्होंने, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो है वो होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल, ये सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस माफी देते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट, टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट इनटू रेलेवेंट ईयर आउटपुट, कर लो रेलेवेंट ईयर्स आउटपुट। अब अगर आप चेक करें तो डेप्रिसिएशन क्या होगी इस फॉर्मूला से, अगर आप गौर करें तो डेप्रिसिएशन यूनिट्स के हिसाब से चेंज होगी। जिस साल में ज्यादा यूनिट्स बनेंगे उस साल में ज्यादा, जिस ज्यादा बारिश आएगी तो ज्यादा पानी, ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो ज्यादा, क्योंकि ये जो पहला आप करेंगे ना, पहला काम जब आप करेंगे कि आपने जब 1000 को, रेजुअल वैल्यू तो है नहीं ना, डिवाइड करना है ना 100 से, तो ये आपकी पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकल आई है। ये आपकी डेप्रिसिएशन क्या बन गई, पर यूनिट। अब जितने यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे वो उस साल की डेप्रिसिएशन आ रही है। तो यूनिट्स जितने बढ़ाते जाओगे, क्योंकि पर यूनिट डेप्रिसिएशन है, उतनी बढ़ जाएगी। जितने यूनिट्स कम, यानी पहले साल के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन इंटू 30 करो, कितनी आती है, 300। अगले साल आपने वो, असल में तो ये क्या है, 1000 डिवाइड बाय 100 कितना बनता है, 10, यानी हर यूनिट पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितनी है, 10। जैसे पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कहते थे 10 रुपए, उसी तरह की नहीं बन गई है। तो अगर आउटपुट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होगा तो फिर डेप्रिसिएशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, वरना फिक्स्ड। अब स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर प्रोडक्शन की वजह से डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होती, ठीक है ना। दूसरे को भी देख लो, इंटू कर दो 10 जी 100, और तीसरे साल में फुली डेप्रिसिएट कर देते हैं इसको, अजीब ही वैसे डिवाइड बाय 100 इंटू 60 जी। तो देखो जी, प्रोडक्शन यूनिट्स वॉल्यूम के बदलने से जो कॉस्ट बदले वो क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट। अब यही स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हम यूज कर रहे होते इस एसेट को डेप्रिसिएट करने के लिए, तो मिसाल के तौर पे इसकी लाइफ 3 साल होती,
तो हम 1000 माइनस या जो 1000 डिवाइड बाय 3 करते तो क्या आता, 333, 333, 333। और अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस करते तो इससे कता नजर के कितना यूनिट्स कितने बन रहे हैं, वो मेथड की वजह से हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन कम होती चली जाती है। समझ आ गई बात की, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दोनों ही क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। सिर्फ एक डेप्रिसिएशन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, और वो कौन सी है, आउटपुट मेथड। चलें आगे। फिर जी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है भाई, प्रोडक्शन जितनी मर्जी, असल बात ये है वॉल्यूम, जहन के अंदर क्या रखा हुआ हमने, वॉल्यूम। क्योंकि मैंने पहली बात ही क्या की, आइडेंटिफिकेशन के लिए पहला काम क्या, पहला उसूल क्या है, पहला हल क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। अगर हो 2 या 2 से ज्यादा तो हम उससे पहचान लेते हैं, अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर नाम से पहचानना है, तो दिमाग के अंदर तो वही वॉल्यूम वाली बात होगी ना, ठीक है। आपके यूनिट्स 10 बने फैक्ट्री में या 10,000 बने, बैंक ने जो लोन लिया हुआ है उसने उसके हिसाब से इंटरेस्ट लेना है। बैंक के लोन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता आपके प्रोडक्शन, आपकी एक्टिविटी लेवल का, ओके। उसके बाद अच्छा ये बीच में रह गया था, सॉरी, एडमिन एक्सपेंसेस है। ये एडमिन एक्सपेंसेस का क्या ताल्लुक, आपके हेड ऑफिस के अंदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेड ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर बैठे होते हैं। अब फैक्ट्री चले या बंद हो, आपकी सैलरी पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं होता, आपकी फिक्स वही बात सैलरी पर। तो एडमिन डिपार्टमेंट के जितने खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आगे वो अगर स्पेसिफिकली कह दे कोई चीज वेरिएबल तो वो तो अलग बात है, वो आगे डिस्कस करता हूं, अभी छुपाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस इन टोटल अगर सवाल में गिवन हो तो, ये अब ना सवाल की तैयारी हो रही है, ठीक है ना। सेलिंग एक्सपेंस अगर सवाल में इन टोटल गिवन है और चुप है सवाल, तो सेलिंग एक्सपेंस क्या है, फिक्स। क्यों नहीं ना बेटा, मैंने क्या बोला, सेलिंग एक्सपेंस अगर इन टोटल गिवन है तो फिर क्या है, फिक्स्ड है। इन टोटल गिवन है तो क्या है, फिक्स है। बस चुप करके फिक्स्ड, गल खत्म। ये पेपर की तैयारी करा रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, मुंह से बोल रहा है फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। देखो ना, सेलिंग एक्सपेंस इन टोटल गिवन है तो इसका मतलब यही है कि सेलिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज वगैरह होंगी, कुछ सेल शोरूम का रेंट शेंट होगा, को उनकी डेप्रिसिएशन होगी, तो वो फिक्स कॉस्ट ही होती है बेटा। वो अगर कहेगा तो फिर वो मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो पर यूनिट या परसेंटेज में जब देगा सेल की तो वो वेरिएबल होता है, ठीक है ना। इन टोटल हमेशा क्या होगा, सेलिंग एक्सपेंस अगर इन टोटल गिवन है, पर यूनिट या वो परसेंटेज गिवन हो तो फिर वो वेरिएबल बनता है। वो मैं उधर गया ही नहीं, मैंने तो अभी आपको ये याद करवाया, अगर सेलिंग एक्सपेंस इन टोटल गिवन है तो वो क्या है, उत्ते वाली हेडिंग याद है की चल रही है ऐसी, ये हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मैं क्या है ना भूल ही गए हो हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो नजर आ रहा है सबको भाई, एंड तक ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, बाजियों को भी नजर आ रहा है, भाइयों को तो बेटा नजर आ रहा है ये, चलो। तो नहीं जी, वो मैं दिखा दूंगा फिर जी। ये फिक्स्ड, अच्छा सेलिंग एक्सपेंस अगर इन टोटल है तो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिक्स्ड एफओएच, वो मुंह से कह रहा है फिक्स्ड एफओएच, तो फिक्स्ड ही है ना, ये पेपर की तैयारी हो रही है सब, ठीक है ना। स्टोरेज एक्सपेंस, जैसे अभी वेयर हाउस की बात हुई, अगर पर मंथ या पर एनम गिवन है तो फिक्स्ड कॉस्ट। जाग के बैठो, बड़ी अहम बात हो रही है, तुम्हें नींद आई हुई है ना, थोड़ी सी है ना, खड़े हो ना जरा, खड़े हो जाओ, नहीं जिन्होंने नींद आई थी उन्हें पता लग गया, ये सो रहा है, ये तेरे पीछे मुंह करके दिखाओ इनको, बैठ जाओ, जाग आ गई हो, अभी भी नींद आ रही मुझे लगता है ना, सही हो गई, एक बार 2 बार 3 बार ऐसे उठे बैठे करो कि सही है। अच्छा जी, स्टोरेज एक्सपेंस पर मंथ या पर एनम गिवन होगा तो फिक्स्ड, यानी कोई भी खर्चा पर मंथ पर एनम है ना, जनरल बात करें तो कोई भी खर्चा पर मंथ पर एनम है या इन टोटल गिवन है तो। अच्छा उसके बाद एनी कॉस्ट पर मंथ पर एनम, ये तो हो गया। और उसके बाद फिर हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे ये पॉइंट भी मैंने लिख दिया, हिफ्ज़ मा तकद्दुम समझते हैं जी, तो हिफ्ज़ मा वो मतलब बाद में डिस्क्लेमर, ठीक है, एहतियात के दर्जे में रहता है, ये लाइन भी लिखी हुई है, एनी एक्सपेंस दैट रिमेन्स अनचेंज्ड विद द चेंज इन वॉल्यूम। अब ये तो एक लिस्ट है, ये आपको उम्मीद है 90% से ज्यादा मसला आपका हल हो जाएगा सवालों में, ठीक है, कि अगर रेंट्स पर मंथ पर एनम है, सैलरीज पर मंथ पर एनम है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस इन टोटल, ठीक है, डेप्शन स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, स्टोरेज एक्सपेंस पर मंथ पर एनम, या कोई और कॉस्ट पर मंथ पर एनम है, तो ये क्या है, फिक्स्ड। फिर भी अगर इसमें कोई फॉल नहीं करता और सवाल के अंदर आपको वो नजर आ रहा है कि वॉल्यूम के बदलने की वजह से वो नहीं बदल रहा, तो वो भी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। गॉट इट। अगली बात भाई, पहचान करनी थी वेरिएबल कॉस्ट की पहचान करने के लिए अगेन पहला हल क्या है,
अगर 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं तो उन्हीं को देख लो। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम के चेंज होने से पर यूनिट में सेम रहती है और वॉल्यूम के चेंज से टोटल में डायरेक्ट रिलेशन के साथ चेंज होती है, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये तो हमने सीख लिया था। लेकिन कभी जो सवाल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम गिवन ना हो तो क्या करें? नामों से पहचानेंगे। मजबूरी है, ये मजबूरी है, इसलिए ज़रूरी है याद करना आज जाके और मंडे को सुनाना, ठीक है ना? मजबूरी तो ज़रूरी होता है, ठीक है? इफ कॉस्ट इज नॉट गिवन एट 2 और मोर वॉल्यूम्स देन यूज नेम्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमेशा ही वेरिएबल, ये कभी भी फिक्स नहीं होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमेशा कहना थोड़ा सा ये हो जाएगा, कहीं मैं फंस जाऊंगा जाके आगे सीएमए में, तो यूं कह सकता हूं कि ये यूजुअली नॉर्मली ये भी क्या है, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल की हेडिंग में ना, ठीक है? मैं ये कहना नहीं चाह रहा, ज़बान क्या कहते हैं, ज़बान से निकालना नहीं चाह रहा ये बात कि ये भी हमेशा वेरिएबल है, क्योंकि आगे जाके लेबर के टॉपिक में ये आगे कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा ये मुझे बात फंसा देगी ऐसी, है, ठीक है ना? तो मैं मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल ऑलवेज वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर यूजुअली वेरिएबल होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस पर यूनिट गिवन है, या सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ सेल, यही होते हैं। कमीशन कभी परसेंटेज, कहते हैं यार 100 रुपए की सेल करो 5% तुम्हारा, या 1 यूनिट सेल करो 5 रुपए तुम्हारे, दोनों तरह से दिया हो सकता है। तो अगर सेलिंग एक्सपेंस जो है वो पर मंथ पर एनम गिवन है तो वो क्या है? फिक्स। और अगर वो परसेंटेज ऑफ सेल या पर यूनिट गिवन है तो वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल। फिर सेलिंग मार्केटिंग हो गया। डिलीवरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस, अगर फ्लोर, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले यही तो मसला आना है आगे जाके सवालों में, इसीलिए तैयारी यहां से हो रही है, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले बात की, रेंट पर मंथ पर एनम होगा तो फिक्स्ड है। और अगर रेंट सवाल के अंदर दे दे फ्लोर एरिया के हिसाब से, भाईजान 1 फुट जमीन का किराया, जगह का किराया जो है वो 1000 है, 2 फुट का 2000, तो जब फ्लोर एरिया से रिलेट कर देगा रेंट तो वो क्या बन जाता है? वेरिएबल। इसीलिए तो कह रहा हूं याद करके आना इंशाल्लाह, ठीक है? उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन आवर्स या यूनिट्स मेथड, जिसको आउटपुट मेथड कहते हैं, ठीक है? या एनी एक्सपेंस, ये हिफ्ज़ मातकद्दुम वाला पॉइंट, एनी एक्सपेंस दैट चेंजेस यानी वेरीज विद चेंज इन प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम इज कॉल्ड वेरिएबल। सही है? और लास्ट जी बेटा, नहीं, ये तो वही बात होगी। आप कह रहे हैं जी कि मटेरियल जो है वो 1 यूनिट के ऊपर 10 रुपए का लगता है, तो 2 होंगे तो 20 का लगेगा, तो ये तो जितने होंगे उतना ही लगना है, तो फिर फिक्स नहीं हो गया। वॉल्यूम बढ़ेगा तो जगह ज़्यादा चाहिए ना, वॉल्यूम बढ़ाते, यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्लोर एरिया ज़्यादा चाहिए, तो उसकी वजह से हो रहा है। जबकि पर मंथ पर एनम में आप जो है वो जितने मर्जी, एक गिवन स्पेस मिल गई ना, ये फिक्स है। लेकिन अगर इस तरह से स्पेस मिली हुई है कि जी ये 1 लाइन का 1000 है, अब मैंने यहाँ पर अगर 10 यूनिट बनाकर रख लिए हैं तो अगले के लिए मुझे फिर मिसाल के तौर पे 1 यूनिट यहाँ आता है, फिर 1 वहाँ आता है, फिर वहाँ आता है, तो जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वो वेरिएबल हो जाएगा। इस तरह से तो आप हर चीज़ को कहेंगे फिक्स है ना। मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि आप कहते हैं कि जी इस एक कैब के ऊपर कपड़ा लगता है मिसाल के तौर पर 100 रुपये का, तो सर 2 पे फिर 200 लगेगा, 3 पे 300 का लगेगा, ये तो फिक्स हुआ। क्या ये फिक्स है? ये आप ये बात कर रही हैं, ठीक है? ओके, एनी एक्सपेंस हो गया जी। अच्छा, लास्ट क्या है? तीसरी क्लासिफिकेशन क्या है जी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पढ़ क्या रहे हैं? आइडेंटिफाई करना पड़े अगर हमें वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये देखें ना, मैं आपको कल भी दिखाया था, ये देखें, ये लेक्चर नंबर मैंने यहाँ भी लिखा हुआ, 70 में पढ़ाया था, 71 में भी यहीं पे फिर रहे थे, ठीक है? ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बाद ये सीवीपी एनालिसिस शुरू हुआ होगा, ये चैप्टर उस वक्त में, तो ये वहाँ पर डिस्कशन हुई थी। ये तो सारे खैर उसी टॉपिक से रिलेटेड है ना, स्पेसिफिक उस टॉपिक का, और ये इसके लिए ज़रूरी था। तो प्लीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है? ध्यान से समझ लें। बाकी ये नहीं है कि वहाँ जाके फिर इसको दोबारा करेंगे, नहीं, वहाँ जाके दोबारा कर लेंगे। आपको 10 बार चीज़ समझ नहीं आएगी, बल्कि आपको समझ आया ना आए, अगर कोई चीज़ किसी भी चलते चलते सिलेबस के दौरान 10 बार आएगी तो मैंने 10 बार समझानी है। वो मेरी तो अपनी आदत इसी तरह से ही, ठीक है ना? वो आप उससे परेशान हो, लेकिन ये नहीं कि आप अगर हर बार ही समझाई जानी है तो आप पहली बार में समझे ना, बल्कि हर बार समझने से तो आपने पक्का कर रहे होना है कि पर्चे के अंदर जैसी वो चीज़ आए आप उसको पकड़ सकें, ठीक है ना? तो तीसरी किस्म क्या हो सकती है? सेमी वेरिएबल। पहली बात वही, अगर कॉस्ट 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स पर गिवन है तो अभी ये आजमा कर आए। सेमी वेरिएबल ऐसी
अजीब कॉस्ट है, ना टोटल में सेम रहती है ना पर यूनिट में। देखो ना, यहां पर येलो था सैम सैम, यहां पे येलो था सैम सैम, वो टोटल में सैम सैम था, ये यहां पर ये भी हम देख के आए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के चेंज होने से टोटल में भी चेंज हो जाती है और पर यूनिट में भी। तो यही तो है वो अपनापन, सेमी वेरिएबल, ठीक है। तो अगर कॉस्ट एक से ज्यादा वॉल्यूम पर गिवन होगी तो ये कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट इज नॉट गिवन एट 2 or more वॉल्यूम्स देन यूज नेम्स, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और एफओएच कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये अगर लिख दें ना सवाल के अंदर, नॉर्मली होती भी इकट्ठी हैं, इसके अंदर फिक्स पोर्शन भी होता है और वेरिएबल भी, ठीक है ना, सही है। नॉर्मली फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स है, अगर रेंट के ऊपर बिल्डिंग है तो फिक्स है, ठीक है। ऐसे ही वेरिएबल भी आ जाएंगे, जैसे फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, जितना चलाएंगे मशीन को उतने ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करेगा, फ्यूल आपकी फैक्ट्री जो फ्यूल कंज्यूम करेगी या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही होगी, ठीक है जी। ये अभी बताया तो था इसको, चलो तुम्हें भी बता देता हूँ। तुमने कभी बिलिंग वाला फोन रखा है? अगर प्रैक्टिकल चाहते हो ना एग्जांपल, तो आज ही जाकर, कौन सा तुम्हारे पास नेटवर्क है? यूफोन तुम ही तो हो। अब तुमने क्या करना है, सॉरी आपने क्या करना है, आपने यूफोन के पास जाना है, फ्रेंचाइज में कहना है कि जी मुझे ना बिलिंग पे कर दें कन्वर्ट, और फिर 2-3 महीने, हाँ प्रीपेड ओ पोस्टपेड, अब वो 2-3 महीने आपने एक्सपीरियंस करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या, आपको एक फिक्स लाइन रेंट हर महीने आएगा, चाहे आप एक कॉल भी ना करें, उसको सांप बिठा दें फोन के ऊपर, तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको हर महीने बिल की लाइन रेंट के नाम से आएगी। मिसाल के तौर पर कहते हैं जी 1000 रुपये आपको बिल आएगा फिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको पर कॉल ये चार्जेस पड़ेंगे, तो वो 1000 आना ही आना है, चाहे आप कोई कॉल भी ना करो, तो वो 1000 फिक्स्ड है। उसके बाद आप 10 मिनट कॉल करते हो, तो वो कहते हैं जी हर कॉल के आपको 2 रुपए पड़ने हैं, तो 20 रुपए वो बिल आ गया, तो आपका 1020 हो गया। और अगर आप 100 मिनट कॉल करते हो, तो आपके 200 रुपए का बिल वो वेरिएबल हो गया, तो 1000 फिक्स था, ऊपर 200 बिल आएगा आपको 1200, ठीक है। ऐसे ही बिजली का बिल होता है, फिक्स लाइन रेंट प्लस जितने यूनिट्स यूज हो उसका, वो तो अलग बात है। आजकल बिल समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है बिल जी। थर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैं पढ़ा नहीं था ना इसलिए समझ नहीं आ रही जी। वो जैसे यहां लिखा था फिक्स्ड प्रोडक्शन, फिक्स एफओएच कॉस्ट वो बोल रहा है तो फिक्स्ड है, और अगर वो सवाल में खुद कह रहा है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वेरिएबल ही है ना। सवाल में उसने एक लाइन लिखी हुई, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इतने रुपए पर यूनिट, तो वो क्या फिक्स कहेंगे उसको, वो खुद कह रहा है ना वेरिएबल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, मैक्सिमम पॉसिबल ये चीजें हैं जो आपको नजर आएंगी सिलेबस में। फिर भी अगर कोई इसके अलावा होगी तो उसके लिए ये आखिरी पॉइंट मैंने इसीलिए लिख दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया था घर पे, जिन्होंने नहीं किया था वो अब कर सकते हैं। अच्छा, अब सेमी वेरिएबल के अंदर एक और मामला भी होता है, वो ये है कि आपको ये सेमी में ही नहीं चाहिए, डायरन सेमी में ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ये अलग अलग चाहिए, अगर वो इकट्ठी कर भी दे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, आपको अलग करना ही पड़ेगा इनको। तो उस अगर कॉस्ट सेमी वेरिएबल आपको आ जाए, तो उसको बाइफरकेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आई थिंक एक लीनियर रिग्रेशन है। मैं आई थिंक इसलिए कह रहा हूं कि आपके सिलेबस के अंदर, आपके यूज के अंदर वो दूसरी नहीं है, आप क्यूएम के अंदर पढ़ के भी आए हैं, ठीक है ना। आपने जो यूज करनी है वो क्या है, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड के अंदर आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं उसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन, वो आज आपको सिखाना है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सवाल करवा लूं जिसमें ज़रा इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए जल्दी से करके, उसके बाद हम हाई लो पे चलते हैं। जी बेटा, उसमें उसने सिर्फ लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, उसने फिक्स नहीं लिखा हुआ। यही बात है ना, पर्चे के अंदर अब इस 3 में से कोई एक बात आएगी। पर्चे में कहेगा फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट है तो क्या है, वो मुंह से कह रहा है, वेरिएबल है तो क्या है, और अगर कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है तो, और ये बात नहीं है कि ऐसा ही होगा, बहुत सारी और चीजें भी होती हैं बेटा, डाटा गिवन होगा ढेर सारा। वो अगर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट लिखेगा ना तो नीचे अगली लाइन में लिखेगा इट इंक्लूड्स फिक्स्ड पोर्शन इतना एंड वेरिएबल इतना, या आगे रेट वगैरह, वो बहुत कहानी है। फिलहाल तो सिर्फ बुनियाद डाली है बेटा। अब ये सारी कॉस्ट के अंदर ये यूज होना है, तो जिस टॉपिक में यूज होगा उस टॉपिक के हिसाब से आपको इन्फो, सवाल के अंदर कोई ये कोई सवाल तो नहीं है,
सवाल के अंदर तो सफ़े आधे आधे सफ़े पौने पौने सफ़े का सवाल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, यही डिटेल होती है सारी, ठीक है ना। तो सिर्फ बुनियाद बना रहा हूँ, अगर ये लिख दे तो आपने ध्यान से देखना है, ये ना फिक्स या वेरिएबल, ये दोनों हो सकती हैं, हो सकता है ना निकलें, हो सकता है सारी फिक्स आ जाए इसमें, वो बताएगा फिर ऐसी बात। ओके, इजाज़त दें तो आगे चलूँ, हेलमेट सेट कर लूँ, बाउंसर ही लग जाता है। जी, नोट करना है, किसी ने ना किया हो, कर रहा हो अभी, नहीं हाईलो वाला इतना की नजर आना है। अच्छा मैं हट जाऊं, यूं कहो ना, भाई आप पार्ट 2 शुरू कर लें इतनी देर, मेरे ख्याल में कोई बात नहीं, आज जरा जल्दी शुरू कर लें।